सीताराम बीरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, टॉपिक रीजनरेशन। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है तथा हार्दिक अभिनंदन है। छात्रों, आज हम रीजनरेशन के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने रीजनरेशन के ऊपर अनेक वीडियो के द्वारा आपको बताया गया कि रीजनरेशन की क्या डेफिनेशन है, कितने प्रकार का होता है, टाइप तथा नॉन कोडेटिव कोडेटिव किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से आज इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो के द्वारा। छात्रों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आपसे यह रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जाती है वह तुरंत आपको अवेलेबल हो सके। तो छात्रों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं रीजनरेशन के ऊपर। रीजनरेशन को प्रभावित करने वाले कारक जो फैक्टर कंट्रोलिंग रीजनरेशन। रीजनरेशन की डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं कि रीजनरेशन जंतुओं के खोए या नष्ट हुए भाग को पुनः प्राप्त करना या रिकवरी करना ही रीजनरेशन कहलाता है। तो इस रीजनरेशन को कौन कौन से कारक के फैक्टर प्रभावित करते हैं जिससे रीजनरेशन कम तथा अधिक होता है, उन्हीं को कारक कहते हैं। तो यह प्रोसेस जिसमें जंतु अपने शरीर के नष्ट भाग का पुनर्निर्माण करता है रीजनरेशन कहलाता है। और रीजनरेशन की क्रिया अनेक बाहरी आउटर एंड इनर फैक्टर द्वारा कंट्रोल होती है, जिसमें अनेक कारक प्रमुख रूप से हैं, जिसका आज हम वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम कारक टेम्परेचर, जिसे तापक्रम कहते हैं। तो टेम्परेचर भी एक प्रकार का कारक होता है जो रीजनरेशन को प्रभावित करता है। टेम्परेचर एक प्रमुख फैक्टर है जो रीजनरेशन को कंट्रोल करता है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो रीजनरेशन की क्रिया होती ही नहीं अथवा बहुत धीरे धीरे होती है, स्लो स्पीड से होती है। तो टेम्परेचर को एक निश्चित स्तर तक बढ़ाने पर रीजनरेशन की क्रिया को तेज किया जा सकता है, हाई स्पीड किया जा सकता है। तथा बहुत अधिक टेम्परेचर रीजनरेशन के लिए घातक भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्लेन एरिया में 3 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री से पर रीजनरेशन नहीं होता है, जबकि यह क्रिया 29.7 डिग्री सी पर बहुत तेजी से होती है तथा 32 डिग्री सी पर टेम्परेचर घातक प्रभाव डालता है। जब एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो यह एक घातक रूप में होता है।
आप सभी जानते हो कि टेम्परेचर की ऑप्टिमम अनुकूल होता है जिसे कम और अधिक एक हानिकारक रूप में पाया जाता है। सेकंड फैक्टर जो फूड है, भोजन। भोजन भी एक डिजेशन क्रिया को प्रभावित करने वाला फैक्टर होता है, परंतु इसकी क्रिया को अधिकतर प्रभावित नहीं करता। भूखे रखे गए जंतु में भी रिजनरेशन की क्षमता होती है और आवश्यक भोजन प्राप्त होने की अवस्था में भी होता है। यह आपको एक स्लाइड के द्वारा दिखाया गया है जिसमें रिजनरेशन का पेरेंट्स के द्वारा देखिए, जब इसका अनुलम काटा जाता है तो डोर्सल और वेंट्रल दोनों पोर्शन पर देखिए रिजनरेटेड पार्ट एक साइड में दूसरा पार्ट बनता है तो दूसरे साइड में दूसरा पार्ट बनता है। दोनों में दिखाया गया है रिजनरेशन इन वेलफीड कंडीशन और रिजनरेशन इन स्टार्विड कंडीशन। ये निचला जो वेंट्रल पोर्शन का है वे भूखी कंडीशन का है और इस ऊपर वाला है जो फुल भोजन वाली कंडीशन का दिखाया गया है, जिसमें उसकी साइज पर इफेक्ट पड़ता है। तो रिजनरेशन क्रिया तेज गति से होती है जब उसको अच्छी तरह भोजन प्राप्त होता है। तो भोजन का रिजनरेशन पर प्रभाव साइंटिस्ट मॉर्गन ने 1901 में प्लेनेरिया लुगुब्रिस में अध्ययन किया, तब उसने प्लेनेरिया को दो भागों में विभाजित किया। लेफ्ट एंड राइट में इसको डिवाइड किया। तो लेफ्ट भाग को भोजन दिया गया जबकि राइट भाग को भोजन नहीं दिया गया। तो दोनों भागों में रिजनरेशन होता है तथा लेफ्ट भाग की तुलना में राइट भाग साइज में छोटा रह जाता है क्योंकि उसको भोजन कम मात्रा में मिला, इसीलिए। नेक्स्ट फैक्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिजनरेशन को उत्प्रेरित करता है। ये भी एक फैक्टर होता है कि ऑक्सीजन की कमी तथा उसकी अधिकता से रिजनरेशन किस प्रकार से प्रभावित होता है। ऑक्सीजन की मात्रा रिजनरेशन की दर को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा गया है कि हाइड्रा कॉलोनी की लंबाई ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने से बढ़ती है तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लंबाई नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो उसकी हाइड्रा कॉलोनी की लंबाई में ग्रोथ हो जाती है, और जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो इसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट फैक्टर एक्सरे। एक्सरे भी एक फैक्टर होता है जो कारक होता है जो रिजनरेशन को प्रभावित करता है, जिसमें एक्सरे कोशिका में समसूत्री विभाजन को धीमा करता है कि माइटोसिस डिवीजन को इनहिबिट करता, रोकता है। अगर रिजनरेशन के समय ब्लास्टेमा पर एक्सरे की किरणें डाली जाए तो मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाता है, बहुविखंडन
क्लोज हो जाता है तथा ब्लास्टेमा की कोशिकाएं विभेदीकरण में भी नहीं जाती है। नेक्स्ट फैक्टर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये भी एक फैक्टर होता है जो रीजनरेशन की गति को कम तथा अधिक करता है। जब इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत द्वारा कम क्षमता या कम कैपेसिटी की विद्युत धारा व विद्युत क्षेत्र रीजनरेशन तथा वाउंड, जिसे घाव कहते हैं, को बढ़ने को उत्प्रेरित करते हैं। तो साइंटिस्ट बेकर ने 1974 में बताया कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन में रीजनरेशन दोनों ही जीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। नेक्स्ट फैक्टर, नर्वस कंट्रोल, तंत्रिका नियंत्रण। यह भी एक फैक्टर है जो रीजनरेशन की क्रिया को प्रभावित करता है तथा रीजनरेशन की क्रिया में इसका प्रमुख योगदान होता है। एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रमाणित किया गया कि न्यूट के लिम्ब के रीजनरेशन में प्रारंभिक अवस्था में ही रीजनरेशन होना प्रारंभ हो जाता है। उसमें जो डायग्राम में स्लाइड में दिखाया गया है, नर्व इंटैक्ट, लिम्ब इम्पुटेटेड, नर्व आउट, कंप्लीट रीजनरेशन और नो रीजनरेशन, जो लेफ्ट साइड में दिखाया गया है। रीजनरेशन, इसमें नर्व्स महत्वपूर्ण योगदान करती है। अगर तंत्रिका को ही नष्ट कर दिया जाए तो ब्लास्टेमा का तो निर्माण होता है परंतु ग्रोथ नहीं करती है, जबकि तंत्रिका उपस्थित हो तो डैमेज भाग रीजनरेशन में जाकर कंप्लीट रूप से लिम्ब का निर्माण करते हैं। तथा यह भी देखा गया है कि नर्व्स को विभेदीकरण अवस्था में नष्ट किया जाए तो रीजनरेशन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से ये रीजनरेशन के फैक्टर होते हैं जो एनिमल की रीजनरेशन पावर को तथा उसकी गति को कम तथा अधिक करते हैं। तो छात्रों, आज हमने आपके सामने जो रीजनरेशन के फैक्टर, कारक बताए हैं, उनको आप नोटेट कर लीजिए और इसमें जो 2 डायग्राम दिए गए हैं उनको भी आप नोटेट कर लीजिए। इसके साथ ये रीजनरेशन का एक टॉपिक कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीक के अंतर्गत जो इस वीक में हमने जो आपको पढ़ाया, रीजनरेशन के टाइप, डेफिनेशन, नॉन कोडेटा, इनकोडेटा में रीजनरेशन कैसे होता है, कौन कौन से एनिमल में किस प्रकार कौन सी कोशिकाएं रीजनरेशन में भाग लेती है तथा इसके फैक्टर, इन सभी के बारे में जो
अध्ययन किया है उसको स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट वीक के अंतर्गत इसका टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक का एंड करते हैं। धन्यवाद।